जी, कैसे हैं आप लोग? जी, वरदा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ग्रुप में मैसेज करो सबको। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो खत्म हो गया था। आज हम न्यू लेक्चर देखेंगे। हाँ जी, लास्ट लेक्चर की समझ आई थी। लीगल एस्पेक्ट्स पे था। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेंड्स पे है। ठीक है, ट्रेंड्स क्या हैं और इसके अलावा इश्यूज क्या हैं। ठीक है, इश्यूज इन हेल्थ केयर क्या हैं और ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, a जनरल डायरेक्शन है इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग। ठीक है, क्या है? ट्रेंड क्या है? एक जनरल डायरेक्शन है जिसके अंदर कुछ भी कोई भी चीज जो है वो डेवलप की जाती है और चेंज की जाती है। यानी कि जैसे कि वो मुहावरा बना हुआ है ना, आजकल ये ट्रेंड नहीं है या ये चीज ट्रेंडिंग है, इस तरह से है। इट इज चेंज, इट इज अ चेंज, ये एक चेंज है टुवर्ड्स समथिंग न्यू, किसी समथिंग न्यू की तरफ और डिफरेंट। ठीक है, एक चेंज लाया जाता है किसी जो है वो किसी न्यू चीज की तरफ या डिफरेंट की तरफ। इट इज द डायरेक्शंस ओवर टाइम। ये टाइम के साथ साथ ये डायरेक्शंस दी जाती हैं। ट्रेंड इज समथिंग इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल डूइंग एट सेम टाइम। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड एक क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल है। ट्रेंड बेसिकली ये चीज है कि एक ही टाइम में जो दो चार लोग मिलके जो है वो चेंज को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ जी, अली, इरम, रूप, नेहा, वरदा, कैसे हो आप लोग? इशू क्या है? इशू एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रॉब्लम है फॉर डिबेट और डिस्कशन। ठीक है, एन इशू इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इशू क्या है?
मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट है। ऑफन पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट एन इशू एंड विल डिस्कस और आर्ग्यू अबाउट इट इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, क्या है कि अक्सर लोग जो हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं अबाउट एन इशू, किसी भी इशू से रिलेटेड, एंड विल डिस्कस और आर्ग्यू, और उसके ऊपर डिस्कस और आर्ग्यू करते हैं अबाउट इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन, ताकि उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें उस इशू का। इशू इज एन इशू इज एनी डाइवर्स टॉपिक। कोई भी डाइवर्स टॉपिक हो सकता है इशू, जैसे कि जैसे हर बात में इशू क्या है ये तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट हेल्थ केयर, ठीक है। बायोएथिकल इश्यूज जो होते हैं हेल्थ केयर के अंदर वो चीजें हैं। हाँ जी मैं ठीक हूँ। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, इसी तरह इश्यूज इन हेल्थ केयर क्या होंगे? नर्सिंग की शॉर्टेज का है, जनरेशनल इश्यूज आते हैं, बायोएथिकल इश्यूज हैं, पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन है, मैनेज्ड केयर है, ट्रांस कल्चर नर्सिंग है, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, और इंफॉर्मेशन एज है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द हेल्थ है, एजिंग पॉपुलेशन है, लीगल और एथिकल इश्यूज हैं, टेररिज्म है, और बायो टेररिज्म है, और डिजास्टर वगैरह, ये इश्यूज हैं। नर्सिंग शॉर्टेज क्या है? नर्सिंग शॉर्टेज में ये एक नेशनल प्रॉब्लम है विच इज ग्रोइंग, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है, कि नर्सिस जो हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। क्रिटिकल शॉर्टेज है इन स्पेशली एरियाज बिकॉज ऑफ स्पेशलिटी एरियाज, बिकॉज इट ऑफन रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। जैसे कि आजकल जो नर्सिंग में बहरान आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? स्पेशलिटी की बात हो रही है, स्पेशलिटी पे रिप्लाई करना है कि किस चीज का बहरान है नर्सिंग का। जी। हाँ जी, हम नेहा अली। नर्सिंग में आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है, किस चीज का बहरान है नर्सिंग में? स्पेशलिटी की बेस पे बात कर रही हूँ। स्पेशलिटी किसी भी फील्ड की हो सकती है। जी रिप्लाई, किस चीज का बहरान है आजकल नर्सिंग में? जिस तरह से आजकल आपने देखा है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा नर्सिंग खत्म कर दी गई है, ठीक है। तो जैसे ही डिप्लोमा खत्म हुआ, डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो डिग्री प्रोग्राम तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने बेस नहीं देखी, ठीक है। इन्होंने ये नहीं देखा कि डिग्री को डिप्लोमा कैसे पढ़ा सकता है। डिग्री को पढ़ाने के लिए हमारे पास डिग्री वाले टीचर्स होना जरूरी है, और उतना ही टीचिंग का लेवल इम्प्रूव होना जरूरी है। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये तो रूल निकाल दिया कि डिप्लोमा खत्म हो जाएगा और डिग्री प्रोग्राम आ जाएगा, तो कॉलेजेस के अंदर प्रमोशन नहीं की, और जो है ना वो हायरिंग नहीं की। ये इन्होंने गलती की। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से टीचर्स की कमी हो गई। टीचर्स की कमी किस लेवल पे हुई कि जिन लोगों ने खुद अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, जो अभी तक डिप्लोमा है, जिन्होंने डिग्री की एजुकेशन नहीं ली हुई, जैसे कि किसी की कोई स्पेशलिटी नहीं है, किसी ने कोई पोस्ट आरएन नहीं किया, किसी ने कोई एमएसएन नहीं किया हुआ, किसी ने कोई एमफिल नहीं किया हुआ, और वो डिग्री प्रोग्राम्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनके नॉलेज में और उनके पढ़ाने के तरीके में बहुत फर्क हुआ,
ठीक है। तो इसी तरह ये एक लेवल की शॉर्टेज है और स्पेशलिटी की शॉर्टेज है। टीचिंग क्या है, एक स्पेशलिटी है, और ये वास्ट लेवल पे, वाइड लेवल पे ये चल रही है इस तरह की शॉर्टेज नर्सिंग में। जो इस वक्त एवरेज एज चल रही है नर्सिंग की वो 45 है। ठीक है, और इसमें रिसर्जेंस ऑफ एंटाइसमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट की जरूरत है, और नीड नवॉइस नर्सिस। लेकिन हमारे हो क्या रहा है, चाहे हम बात करें टीचिंग की, चाहे हम बात करें बेड साइड की, यूथ को आगे लाने की बजाय जो हमारी थकी हुई कौम है उसको आगे लाया जाता है, टीचिंग में भी और हर चीज में। मैं ये कहती हूँ कि 45 की एज में जो है वो लोगों को रिटायर कर देना चाहिए, 45-50 में, क्योंकि इस एज में उसके बाद दिमाग खिसक जाता है, और लोग जो है वो फिर उल्टी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, आगे चलने की बजाय पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और खुद भी बैक स्टेप्स जाना शुरू हो जाते हैं, और लोगों को भी पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। रीजंस फॉर शॉर्टेज क्या है, वर्क एनवायरनमेंट है, रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन है, एजिंग वर्कफोर्स है, कंपेंशन है, एजिंग बेबी बूमर्स है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी है। अब शॉर्टेज की वजह क्या है उन्होंने बताई है। वर्क एनवायरनमेंट है, काम इतना, जिस जगह पे काम किया जाता है वहां पे इतना इतना ज्यादा स्टूपिड एनवायरनमेंट होता है कि लोग काम नहीं कर पाते। रिक्रूटमेंट्स की कमी है, रिटेंशन की कमी है, रिटेंशन पॉलिसीज नहीं रखी हुई, एजिंग वर्क फोर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि एज वाइज आप यूथ को लो, आप यंगस्टर्स को लो, उनसे काम लो, आप तेजी से काम करवाओ, नहीं आप जानबूझ के इस तरह के लोगों को अपने साथ रखते हो कि आपकी अपनी वैल्यू बनी रहे। कंपेंशन बहुत कम है। ठीक है, एजिंग बेबी बूमर्स बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी है, इसको हम पर हेड देखेंगे चीजें क्या है। जनरेशनल इशू में क्या आता है, साइलेंट जनरेशन। अब कैसी कैसी जनरेशन रह चुकी है, जो बिल्कुल साइलेंट थी वो 37 से 45 में रही है, ईयर्स में पैदा हुई है। ठीक है, और उनकी एज जो है वो 2013 में जो है वो 68 to 76 थी। बेबी बूमर्स कौन से हैं, जो कि 46 to 64 हैं, और जो जीन एक्स है यानी कि लैच की है, ये है 76 की रेंज में है, और जो जीन 4 है, जनरेशन वाई है, ठीक है, ये 91 के हैं, और जो जनरेशन जी है ये प्रेजेंट चल रहे हैं 92 से प्रेजेंट के। ठीक है, और ये लेस देन 21 में आते हैं। तो क्या है, ये जनरेशन्स हैं, और ये क्या कर रही हैं, इनमें अकॉर्डिंग टू अपनी एज अभी तक इस ग्रुप के लोग स्टिल ग्रुप 1 से लेके साइलेंट जनरेशन से लेके अभी तक लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक यही जनरेशन्स काम कर रही हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल जनरेशन में क्या आएगा, बॉर्न इन 30 से ये क्या है, ये क्या करेंगे, दिस ग्रुप ऑफ नर्सिस वर हार्ड वर्किंग होंगी, लॉयल होंगी, फैमिली फोकस्ड होंगी, और वर्क इन इम्पोर्टेंट टू दम। अच्छा, तो क्या है कि जो कि 30 से 40 में हुए हुए हैं वो लोग लॉयल होंगे, फैमिली से, हार्ड वर्किंग होंगे, फोकस्ड होंगे, और उनका जो वर्क है इज इम्पोर्टेंट होगा टू देम, उनका काम पे ज्यादा फोकस होगा, सर्व्ड इन मिलिट्री एंड इन वर्ल्ड वॉर 2। और जो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं वर एम्फसाइज ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में, और डिफिकल्ट टू चेंज सेट स्टैंडर्ड एंड रूल्स, डू नॉट एक्ट एज चेंज एजेंट। जो इस एज में लोग, इस एज के या इस जनरेशन के लोग हैं, ये इनको ट्रेडिशनल जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इनका नॉलेज और इनकी विजन जो है वो लिमिटेड थी, और लिमिटेड होने की वजह से ये फोकस्ड लोग थे अपने काम की तरफ, इनमें लॉयल्टी ज्यादा थी, इनमें फैमिली फोकस ज्यादा था, और ये लोग जो हैं वो, इन्हें इन लोगों ने मिलिट्री को ज्यादा सर्व किया है इस जनरेशन में लोगों ने। बेबी बूमर्स कौन से हैं,
जो सिक्सटीज और सिक्सटी फोर्स में पैदा हुए हैं, दिस इज करंटली लार्जेस्ट इन वर्क इरा। ये लोग बहुत ज्यादा दुनिया में इस वक्त काम कर रहे हैं। ग्रीव एट द टाइम ऑफ विमेन लिबरेशन मूवमेंट हुई थी, ये तब से ग्रीव हुए थे। और सिविल राइट्स में मूवमेंट्स में और वियतनाम वॉर में थे। इसके अलावा दे आर इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, लॉयल है और वर्कहॉलिक है एंड हैज लेस एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इनका टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सपीरियंस कम है। कंप्यूटर इनको नहीं चलाना आएगा, ऑनलाइन चीजें इनको करनी नहीं आएंगी। ठीक है। और लर्निंग में इंटरेस्ट भी इन लोगों का कम होता है। जनरेशन एक्स जो है बॉर्न 65 to 80 है, दे एज्यूम मोर नर्सिंग लीडरशिप्स रोल होते हैं इनमें, एज बेबी बूमर्स रिटायर भी हैं। ठीक है। और ये इन लोगों ने लीडरशिप ज्यादा की हुई है। दे आर मोर अकम्प्लिश्ड इन टेक्नोलॉजी एट गुड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पावर, हैव हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्पावर्ड। फिर एम्पावरमेंट की तो इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, होता है, हाई लेवल पे होता है। और दे अप्रिशिएटेड डाइवर्सिटी मोर, और इनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है और उसको जो है वो अप्रिशिएट भी ज्यादा करते हैं। अच्छा, दे एज्यूम मोर नर्सिंग लीडर्स होते हैं। ठीक है। और जो जनरेशन नेक्स्ट है, ये 80s से बॉर्न हुए हैं और प्रेजेंट हैं। दे हैंडल चेंज बेटर, ये चेंज को बेटर हैंडल कर सकते हैं, इनमें एक्सेप्टेंस ज्यादा है क्योंकि इन्होंने देखा है कि दुनिया जो है वो वक्त के साथ साथ बदल रही है और बदलाव की जरूरत है अपने अंदर भी और अपने काम में भी और अपनी सोच में भी। टेक रिस्क, ये रिस्क लेते हैं एंड वांट टू बी चैलेंज्ड, और ये हर वक्त चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। दिस जनरेशन इज कनेक्टेड टू सेल फोन, ये जनरेशन सेल फोन से ज्यादा कनेक्टेड है, आईपोड से, डिजिटल असिस्टेंट से, इन आर मल्टीटास्किंग, एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ना भी है और मोबाइल्स भी यूज करने हैं, सिस्टम्स भी यूज करने हैं, और इसके साथ में अपनी और एक्टिविटीज भी कंटिन्यू रखनी है, कहीं पे उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें स्पोर्ट्स वगैरह में भी हिस्सा लेना है। और लाइफ में मल्टीटास्क होते हैं, जैसे कि हमारे ज्यादातर लोग जो हैं वो जॉब्स के साथ एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये मल्टीटास्किंग में आता है कि पढ़ना भी है और साथ साथ आपने स्टडी वो जॉब भी करनी है। ठीक है। और बायोएथिकल इश्यूज क्या आते हैं, द ब्रांच ऑफ द एथिक्स विच स्टडीज मोर वैल्यूज। ठीक है। क्या है बायोएथिक्स, बायोएथिकल इश्यूज क्या है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ। हाँ जी, आप लोग किस में आते हो? आप लोग किस ग्रुप में आते हो? जी। लास्ट टाइम जब हमने ये लेक्चर लिया था, याद है आप लोगों को? बायोएथिकल इश्यूज क्या है, द ब्रांच ऑफ द एथिक्स है विच स्टडीज मोरल वैल्यूज एंड इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन एंड बायोलॉजी। जो ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो कि स्टडी करती है, जिसका फोकस जो है वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में और इसके अलावा बायोलॉजी में। फॉलोइंग आर फ्यू बायोएथिकल इश्यूज हैं। ठीक है। फॉलोइंग जो है ना वो कुछ लिमिटेड से बायोएथिकल इश्यूज हैं जिन जो कि फेस किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम में, जिनको हम फेस करते हैं, जैसे कि अबॉर्शन है, एंड ऑफ लाइफ केयर है, मेडिकल रिसोर्सेज है, एलोपेशंस हैं, इसके अलावा ऑर्गन डोनेशंस है और एथनेजिया है। ठीक है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि फेस किए जाते हैं हमारी मेडिसिन के अंदर या रूटीन लाइफ के अंदर। अच्छा, नुजत कह रही है हम जनरेशन वाई में आते हैं। ठीक है नुजत। हम लोग अकॉर्डिंग टू इरा भी हम लोग जनरेशन वाई में आते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज भी हम जनरेशन वाई में आते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग भी हैं और इसके साथ हम डिजिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजिटल असिस्टेंस में बिलीव करते हैं और
इसके अलावा आई हम फोन्स में, आईपॉड्स में और सेल कनेक्टेड बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। इसके अलावा बायोएथिकल इश्यूज के हैं, द ब्रांच ऑफ द एथिक्स है। अच्छा, इसमें अबॉर्शन वगैरह का हो गया। अच्छा, अबॉर्शन क्या है? जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि अबॉर्शन बेसिकली क्या है कि बच्चे को माँ के पेट में ही मार देना। अबॉर्शन इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है। इट इज परमिसिबल ओनली व्हेन द लाइफ और हेल्थ ऑफ द मदर और फीटस इज थ्रेटेंड। सिर्फ उस सिचुएशन में हम करते हैं जब मदर को या बेबी की लाइफ को कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट होता है। हम सिर्फ तब अबॉर्शन कर सकते हैं, लीगली भी और रिलीजियसली भी। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? द केयर गिवर्स हैव राइट। जो केयर गिवर्स हैं लाइक डॉक्टर्स वगैरह, उनके पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सके कि भाई हमने अबॉर्शन नहीं करना। और ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो लीगली अवॉइड किया जाता है और अबॉर्शंस के लिए मना किया जाता है। ये तो लूप होल्स बाद में निकलते हैं चीजों के, कि जैसे कि ये लूप होल है कि कहा गया, जैसे मना किया गया है अबॉर्शन, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो इनलीगल वे में अबॉर्शन कर देते हैं, करवा देते हैं। हॉस्पिटल्स में फिर भी अबॉर्शंस किए जाते हैं, वो इलीगल होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, टू परफॉर्म एन अबॉर्शन और to assist with the procedures if it is contrary to their moral or ethical beliefs। moral और अगर जो असिस्ट करवा रहा है वो भी रिफ्यूज कर सकता है, उसको भी राइट है अगर उसे लगता है कि इस प्रोसीजर से मेरी मॉरल और एथिकल वैल्यूज डाउन होती हैं, तो मैं इस चीज से रिफ्यूज कर सकता हूँ, ये राइट है हमारे पास। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक मदर जो है, उसका उसकी शायद ग्रोथ नहीं हो रही थी। आई थिंक सो ग्रोथ का इशू था, IUGR का था बेबी। और शायद 3-4 मंथ्स का, 3 मंथ से ज्यादा का था, 4-5 मंथ्स का था शायद। या फिर उसकी फीटल हार्ट आना बंद हो गई थी, कुछ ऐसे करके इशू था, तो उसको अबॉर्ट करना था। ठीक है। तो हम लोग तब स्टूडेंट थे, मेरी OT में ड्यूटी थी, OR हम बोलते थे वहां पे। तो मेरी OR में ड्यूटी थी। और आप लोग इमेजिन करोगे कि ये जो सिचुएशन जैसे लेके है ना, कि जो असिस्ट करवा रहा है वो रिफ्यूज कर सकता है, तो हमारी मेरी इसी तरह की हालत थी जब उसने बेबी को आउट किया। आप इमेजिन करो, आप सोच नहीं सकते हो उस लेवल पे कि जो बेबी था, फीटस था जो, उसका उसको जब अबॉर्ट किया तो वो टर्मिनेशन हुई, क्योंकि तो टर्मिनेशन हुई तो उन्होंने पीसीज में उसको अबॉर्ट किया। तो आप इमेजिन करो कि हम लोग स्टूडेंट थे और हमारी क्या हालत होगी उस वक्त देख के वो पीसीज में। एक हाथ था, बाजू था, सर था, लेग अलहदा से थी। और आप यकीन करो कि हम बेबी को उसको उसमें किडनी ट्रे में रखा हुआ था। और जो जिसको अबॉर्ट किया था उसको, फीटस को किडनी ट्रे में रखा हुआ था, और हम उसके पीसीज को देख रहे थे कि ये देखें किस तरीके से बेबी जो है वो उसको रखा हुआ है, और मतलब हमारी क्या कंडीशन थी, ये हमें पता है। तो उसको हमें उस वक्त बेबी को देख के हमारी क्या हालत थी, जैसे हम उसका हाथ देख रहे थे, हम उसको मतलब ये कि 4-5 मंथ्स का बेबी था और वो कंप्लीट था। और जो है ना वो मतलब हमारे लिए भी वो वाली बड़ी ही ये कह लो कि तकलीफ दे सिचुएशन थी, और हम भी उस सिचुएशन को नहीं भूले। रात भी वो ख्वाब में और जहन में घूमता रहा कि ये क्या हुआ है। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है देयर आर टू विक्टिम्स हैं इन एवरी अबॉर्शन, आर डेड बेबी एंड आर डेड कंसाइंस। ठीक है। एंड ऑफ लाइफ केयर है। एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट्स हैव द राइट टू रिफ्यूज लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को ये लगता है कि
अगर पेशेंट को ये लगता है कि मुझे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या मैं नहीं हो सकता ठीक, या वो ये चाह रहा है कि मेरी लाइफ जो है मैं इसको एंड कर दूं क्योंकि मैं थक गया हूँ, मेरे पे मेडिसिन्स वगैरह जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो वो अगर वो ये डिसीजन लेना चाह रहा है तो पेशेंट जो है वो ये डिसीजन ले सकता है। ठीक है। तो पेशेंट जो है वो ये डिसीजन ले सकता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है उसकी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि सपोज़ कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या फिर कोई भी मेडिसिन चल रही हैं, तो वो उनके लिए रिफ्यूज़ कर सकता है। रिस्पेक्ट दिस राइट एंड दिस डिसीजन। अगर कोई अगर कोई अपनी मर्ज़ी से ये चाहता है कि मेरी मेडिसिन रोक दी जाए, मैं पुरसुकून तरीके से मरना चाहता हूँ, मैं मेरे पे दवाइयाँ वैसे भी असर नहीं कर रही, मैं थक गया हूँ, ये वो जो भी पेशेंट स्टेटमेंट देता है, तो अगर वो उसके लिए परमिशन देता है, हमारा काम है उसे पहले काउंसिल करना। अगर वो काउंसिल नहीं होता, वो कहता है कि नहीं, वो इस चीज़ पे नहीं आता, कोई भी बात नहीं मानता, तो हमें फिर उसका जो ये राइट है, उसका ये जो डिसीजन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। विथड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट में क्या है? विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट आर एथिकली एंड लीगली इक्विवेलेंट। ठीक है? कि मेडिसिन को विड्रॉ कर दिया जाए और कर दिया जाए कौन सी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट की, तो इससे क्या होगा कि ये एथिकली और लीगली इक्विवेलेंट है, यानी कि उसको ये राइट है, वो अपने लिए ये डिसीजन ले सकता है। Both are ethical and legal when the patient has given the consent। अगर पेशेंट ही आपको कंसर्न दे दे तो ये सारी चीजें लीगल हैं और अलाउड हैं। ठीक है। अगर पेशेंट कंसर्न नहीं देगा तो फिर ये इलीगल में आ जाता है। द एंड ऑफ लाइफ डिसीजन शुड नॉट बी मेड एट द एंड ऑफ द लाइफ। बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ पे नहीं लेना चाहिए, यानी कि बिल्कुल जब वो मर गया तो उस टाइम में उसके आईना जब उसकी बिल्कुल वो आना बंद हो गई है, क्या कहते हैं, उसका हार्ट रेट डाउन होना शुरू हो गया और जो है ये कह लो कि ब्रेडी में जाना शुरू हो गया, तो तब उसका डिसीजन ले लिया जाए। नहीं, जब वो जिंदा है और जब वो चाहता है कि मैं अब दवाइयां खा खा के तंग आ गया हूँ और अब मुझे पुरसुकून तरीके से मरने दिया जाए, तो उसको वो चीज तब देनी चाहिए। मेडिकल रिसोर्सेज एलोकेशन इसके लिए क्या है? द प्रोसेस ऑफ द असाइनिंग और मैनेजिंग द रिसोर्सेज और असेट्स टू दोज मोस्ट इन नीड। ठीक है। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग और मैनेजिंग द रिसोर्सेज और एसेट्स सॉरी और एसेट्स टू दोज मोस्ट इन नीड में क्या है कि मेडिकल रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो प्रॉपर किसी बंदे को दी जाए और इसकी प्रॉपर असाइनिंग असाइनिंग होनी चाहिए और मैनेजिंग होनी चाहिए रिसोर्सेज को और एसेट्स को टू दोज मोस्ट इन नीड जिनकी ज्यादा जरूरत है। फिर इसके बाद है द अनइवन और अनजस्ट एलोकेशन इज अ burning out issues because the resources of a society are in limited supply where human wants are usually unlimited। अच्छा, अनइवन और अनजस्टिफाइड टाइप की जो एलोकेशन है ये बर्निंग आउट इश्यूज है, यानी कि ये बहुत बड़े लेवल पे ये इशू उठता है बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर लिमिटेड। सप्लाई रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है।
तो मेडिकल रिसोर्सेज हमारे पास पहले ही पूरे सूरे होते हैं, तो ऐसे बंदे को दिया जाए जो कि उसका प्रॉपर यूज करे, जो चीजों को अनजस्टिफाई ना करे। वेयर एज पीपल वांट्स पीपल पीपल जो है उनकी ख्वाहिशात ज्यादा हैं, आर यूजुअली अनलिमिटेड अनलिमिटेड एंड एनी गिवन रिसोर्सेज कैन हैव मैनी अल्टरनेटिव यूजेस। और जितने भी रिसोर्सेज हमें दिए जाते हैं उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो इसलिए ऐसे बंदे को दिए जाएं और इस तरीके से यूज किया जाए रिसोर्सेज का, सप्लाईज का, कि हर बंदा इससे प्रॉपर जो है वो हो सके, क्या कहेंगे, हर किसी को रिसोर्सेज प्रॉपर मिल सके और वो जस्टिफाई कर सके अपनी चीजों के साथ इक्वली और एक्यूटी के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब क्योंकि मेडिकल रिसोर्सेज की बात है, तो आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि कॉटन वगैरह हॉस्पिटल्स में कितनी चोरी की जाती है, कितनी गायब की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा गॉज लाया जाता है, स्पिरिट लाई जाती है, स्पिरिट स्वैब्स लेके आते हैं वार्ड्स में से उठा के लोग, गॉज बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या किया जाता है कि इंजेक्शंस मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा उठाई जाती हैं। तो उसके मल्टी यूज हैं, उसके मल्टीपल यूज हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। कैसे कि हॉस्पिटल में यूज नहीं होगी पेशेंट्स पे, तो घर में लाके अपनी फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा है, अपने घरों में इस्तेमाल हो रही है, चोरी हो रही है, बेची जा रही है। ठीक है, ये इसके मल्टी यूजेस हैं। इसके अलावा जैसे कि पेन किलर्स हैं, पेन किलर इंजेक्शंस हैं या सिरप्स हैं जो कफ वगैरह के लिए हैं, तो लोग उनको एडिक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन हैं बहुत सारी जो कि एंजाइटी कम करती हैं, तो लोग उन मेडिसिन का यूज करते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अब जैसे मेंटल में अगर कोई अडिक्ट आता है तो उसकी एक आधी लेक्सोटानिल से उसका नशा पूरा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मेडिसिन उसको 4-5 लेक्सोटानिल दें तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। ठीक है, जो 81 जब जो नशा करते हैं उनको 1-2 81 से फर्क नहीं पड़ता, उनको 4-5 81 दें तो फिर उस दिन वो रात को सुकून से सोते हैं। लोग इतना हैवी नशा करते हैं। फिर इसी तरह इंजेक्शन हैं, पेन किलर्स हैं, उनको जब तक मेडिसिन हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं एज अ पेन किलर, तो उसके वो अडिक्ट हो जाते हैं और फिर उन मेडिसिन को वो अल्टरनेटिव वे में यूज करते हैं। अब जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही इस तरह हमारे एक डॉक्टर थे, वो ये कहा करते थे कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है वो नॉर्कोटिक में आता है, और मॉर्फिन जो है वो ऐसे वो काउंटर ड्रग में नहीं आता कि कोई भी जाके काउंटर पे परचेज कर लेगा। मॉर्फिन जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई में आता है, और मॉर्फिन हर किसी को नहीं दिया जाता, हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, और हर कोई इसको खरीद नहीं सकता। और हॉस्पिटल्स के अंदर भी हर एक की मॉर्फिन के ऊपर एक्सेस नहीं होती, हर कोई मॉर्फिन नहीं पकड़ सकता अपने हाथ में। अब मॉर्फिन इंजेक्शन जो है HCPs, नालविन्स, अच्छा, लगा के पड़े होते हैं वार्ड में। ऐसे भी केस आए थे, हाँ जी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे हैं। ऐसे आते हैं लोग नेलबिन लगा के, नेलबिन एक आधा नेलबिन कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बहुत ज्यादा नेलबिन लगाए जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है, या तब प्रॉब्लम आती है जब नेलबिन की एडिक्शन हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं। ज्यादातर अडिक्ट्स जो हैं वो नेलबिन का यूज करते हैं। ठीक है, वो लगाते हैं नेलबिन, एक्नॉल, नेलबिन, ट्रेमाडोल, टोराडोल, इस तरह के इंजेक्शंस। टोराडोल की टैबलेट एक आम बंदा नहीं खा सकता, उससे इतना नशा हो जाता है। ठीक है, तो लोग टोराडोल इंजेक्शन लगवाते हैं। बेसिकली हमारी जो नर्सेज वगैरह हैं या डॉक्टर्स वगैरह स्पेशली उनको इस तरह की एडिक्शन लग जाती है, या हमारे वो वाले जो पेशेंट्स हैं उनको एडिक्शन हो जाती है जो कि बर्न के साथ आए होते हैं या जो फ्रैक्चर के साथ आए होते हैं, जिनको रेगुलर ये लग रहा होता है बिला नागा, ओवरडोज में दे रहे होते हैं, पेन ही रिलीव नहीं होती, वो फिर इतना लगता है कि एक वक्त आ जाता है कि उनको एडिक्शन बेचारों को ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब इसी तरह मैं आपसे आपको बताऊं कि अ, जैसे कि वो है लेक्सोटानिल है। ठीक है, लेक्सोटानिल की जो एडवाइस डोज है वो 1 वीक है, लेकिन 1 वीक भी आप रेगुलर ना खाओ, दरमियान में एक दिन आप लाजमी स्किप करो, क्योंकि अगर आप 1 वीक भी रेगुलर ले लेते हो ना तो उससे आपको एडिक्शन हो जाएगी। बॉडी को उसकी डिजायर होगी, बॉडी को उसकी जरूरत होगी, वो बॉडी फिर आपसे मांगेगी कि अब मैंने खानी है।
ठीक है, अब मुझे जरूरत है, अब उसकी मुझे डोज दी जाए। अब फिर क्या होगा कि ये जो जब आप 3 mg लेते हो ना ओडी में, तो वो फिर जब तक आप टीडीएस में, फिर आप बीडी लोगे, टीडीएस लोगे, या 2 गोलियां खाओगे, 3 गोलियां खाओगे, थ्रेशोल्ड बन गया, जब तक डोज बढ़ाओगे नहीं बॉडी की जरूरत पूरी नहीं होगी। इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह ऑर्गन डोनेशन है। ऑर्गन डोनेशन क्या है? द नर्स शुड केयरफुली डिस्कस द सिचुएशन इन एन एथिकल कमेटी, ठीक है, और विद द सुपरवाइजर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द डोनर एंड द रेसिपिएंट। ठीक है, नर्स जो है उसको चाहिए कि वो केयरफुली डिस्कस करे किसको, सिचुएशन को इन एथिकल कमेटी में, और विद द सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स के साथ करे, बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द डोनर एंड द रेसिपिएंट। बेसिकली ये नर्स का काम ही नहीं है कि वो डोनेशन में इस तरह से काम करे। बेसिकली डोनेशन की सारी जो डीलिंग होती है वो डॉक्टर्स करते हैं, डोनर्स की भी और रेसिपिएंट्स की भी, हर चीज डॉक्टर्स करते हैं। नर्सिस ने जस्ट ऑर्डर्स को कैरी आउट करना होता है, जैसे कि सैम्पलिंग का हो गया, कंसर्ट का हो गया, कंसर्ट तक डॉक्टर्स लेते हैं। नर्सिस का काम है सिर्फ उसको वाइटली स्टेबल रखना, और जो उसकी ड्यूटीज है वो करना। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा एक बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा होता है, उसमें नर्सिस की इन्वॉल्वमेंट कम होती है और कम ही होनी चाहिए। एथिकल डायलेमा अराइज ड्यूरिंग एक्यूटेबल सिलेक्शंस एंड एक्सेस पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा हो जाता है। और एथनेजिया क्या है? एथनेजिया है, इट इज अ टर्मिनेशन ऑफ अ वेरी सिक पर्सन's लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव देम फ्रॉम सफरिंग। एथनेजिया क्या है? किसी भी पर्सन की जो है वो, जो कि सिक है, उसकी सफरिंग को कम करने के लिए, उसकी सफरिंग को कम करने के लिए परमिशन दे दी जाए कि वो अपनी लाइफ को एंड कर ले, जो कि बिल्कुल एंड स्टेज पे है लाइफ की। अब इसमें सिर्फ सफरिंग नहीं है, सफरिंग इस सेंस में भी कह सकते हैं कि वो, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं है। जिस बीमारी से वो गुजर रहा है रोज रोज, और घर वाले भी तंग आ गए हैं, या उसकी उसकी टेक केयर वाला कोई नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए सोल्यूशन ये निकाला जाता है कि भाई इस, मैं अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता हूँ। ये एथनेजिया में आता है, और इस पे बहुत बड़ी डिबेट है, ये एथिकल है या लीगल इशू है, और ये अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई हैं और होती हैं। ठीक है, एथनेसिया कैन बिकम अ मीन्स ऑफ लाइफ केयर, कॉस्ट कंटेनमेंट। ठीक है, एथनेसिया जो है वो मीन्स ऑफ लाइफ केयर है। ठीक है, मीन्स ऑफ हेल्थ केयर है। ठीक है, और कॉस्ट कंटेनमेंट इसके अंदर होती है। और इसके अलावा इट इज अ रिजेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये कि कोई भी इंसान जानबूझ के अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है, और वो ये कहता है कि ये क्या है, वो मैं नहीं जीना चाहता, उसे इम्पोर्टेंस ऑफ और वैल्यू ऑफ लाइफ का नहीं पता, और वो अपने जीने को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है, क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी करके। वो ये कहते हैं कि भाई आप खुदा के कामों में, ये सेल्फ मर्डर में आता है, और आप जानबूझ के अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो, आप खुदा के साथ जंग कर रहे हो, ये सुसाइड में आता है। तो एथनेजिया इज सिंपल टू बी एबल टू डाई। क्या है एथनेजिया? क्या है? इसको एक एक फैंसी टर्म ये बना दी गई है, इसको फैशन में डाल दिया गया है। एथनेजिया को क्या कहा गया है? ये सिंपली क्या है? ये है इज सिंपली टू बी एबल टू डाई, इस काबिल हो इंसान के वो मर सके विद डिग्निटी एट अ मोमेंट जब वो चाहता है, व्हेन लाइफ इज डिवॉइड ऑफ इट। जब लाइफ ने उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो जी सके, तो वो फिर अपनी लाइफ को पुरसुकून और डिग्निटी से खत्म कर दे। एक दिन तो मैंने मरना ही है, यानी कि मेरी हालत में मैंने मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से मरूं और अच्छे तरीके से इंजॉय करके मरूं। कुछ लोग जो हैं वो अक्सर देखने में आता है, मैंने इस तरह की कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे कि एक बंदा है, उसको कैंसर है, उसने मर जाना है, उसके कुछ ही दिन है। तो वो ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी पसंद की लड़की से। ठीक है, तो वो फिर शादी करता है एंड स्टेज पे उसकी, तो वो शादी करता है। तो इस तरह के लोगों की ख्वाहिशात है कि जब मरना है तो डिग्निटी के साथ मरे। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको याद ही है कि दी हुई है, वो जो है गुजारिश मूवी वाली, वो एथनेजिया पे बनी हुई है ना? मुबशरा याद है आपको? मुबशरा ऑनलाइन है या नहीं है?
मुबशरा ऑनलाइन है, मुबशरा की बड़ी फेवरेट मूवी है वो, गुजारिश। उसमें क्या था कि जो वो था, ऋतिक था, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो कहते उसके उसको देखने वाला, उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। उसने एक वो तो रखी होती है, मेड तो रखी होती है ऐश्वर्या। लेकिन होता क्या है कि एक दिन होता है कि उसको जरूरत होती है, और वो तो रूटीन के हिसाब, वो पैरालाइज्ड होता है। रूटीन के हिसाब से वो अपना काम कर रहा होता है, यानी कि उसने अपनी बॉडी को मूव कराना है, रूटीन के हिसाब से सब चीजें करनी है, जाते जाते भी किसी की। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या हुआ कि उसने उस दिन वो बेचारा सफर करता है, बहुत ज्यादा बारिश हुई होती है और पूरी रात बेचारा बड़ी तकलीफ में रहता है, और अकेला फेस करता है, उसके पास कोई नहीं होता, और इस तरह की सिचुएशन होती है। तो वो फिर ये सोचता है कि मैंने अब जो है ना, मैंने अपनी जिंदगी ना खत्म करना चाहता हूँ, और वो ये केस पुट अप करता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन में क्या है, इसमें प्रेस गैनी सर्वेज होते हैं, यानी कि सर्वे विदाउट बायसनेस किया जाता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कि जिस तरह से ऑडिट वगैरह होता है, लोग टीम जाती है, पूछते हैं कि क्या आप काम से सेटिस्फाई हैं, और क्या आपका। अब ये वाला जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है ना, ये बायसनेस के बगैर हो, इसके लिए हम ये वाला सर्वे बड़ा ही परफेक्ट होता है। इसकी वजह क्या है, स्पेशली अगर आपकी ओपोनेंट टीम अगर ये सर्वे करती है, तो वो पेशेंट जो बताएगा ना, वो वही बताएंगे, चार मसाले भी लगा के बताएंगे, ताकि इनकी लेग पुलिंग होए, इनके साथ बुरा होए, इनको पनिश किया जाए। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन वाली टीम तो वैसे ही बड़ा परफेक्ट काम करती है, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता ना कि क्या जो है वो पेशेंट। आपने देखा होगा अक्सर एक दो लोग क्वालिटी वाले और इधर उधर से जो है वो रिसेप्शन वाले, वो घूम रहे होते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, हाँ जी आप ठीक हैं, आपसे आपको काम आप के साथ ठीक किया जा रहा है, आपकी केयर ठीक की जा रही है, इस तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है जानबूझ के, ताकि नर्सिस के ऊपर बात आए। ठीक है, और वो लोग और वो जो पूछने वाले हैं, वो खुद भले रिसेप्शन पे उसी पेशेंट के साथ अच्छा डील ना किया हो, भले क्वालिटी वालों ने अच्छा डील ना किया हो, लेकिन जब नर्सिस की बात आएगी, बड़ा बड़ा जो है ना परफेक्ट होकर क्वेश्चनिंग करेंगे, और बड़े परफेक्ट से वो चीजें चलेंगी। अच्छा, उसके बाद गुड कस्टमर सर्विसेज वाले आते हैं, वो पूछते हैं पेशेंट बिल ऑफ राइट्स वाले, पूछते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, ट्रीट पेशेंट्स लाइक फैमिली। ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ केयर इज अ बिजनेस इन स्पाइट ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, और मेकिंग मनी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और आप लोग अटेंडेंस लगवा लो, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा समझने में।